I found this on YouTube. तो यहाँ पर दो चीजें थी, आपने अगर इसको ध्यान से देखी हो तो मैं एक बार बता दो कि क्या ये बात समझ में आ रही है। ओके, कोई बोल रहा है एक्सप्लेन इट अगेन। तो बेटा इसमें कुछ है नहीं, जस्ट एक पार्टिकल है चौक का, कोई चौक का पार्टिकल है। या चौक ना लो, अगर आप जला हुआ कोयला ले लो, चलो जला हुआ कोयला अगर ले लो, जो लकड़ी होती है अगर उसको जला दो तो वो कोयले में पार्टिकल में चेंज हो जाती है, तो उसके सॉफ्ट पार्टिकल ब्लैक कलर के आते हैं। आप चौक छोड़ो, आप एक जली हुई लकड़ी ले लो, घर में किसी ने अगर जली हुई लकड़ी देखी हो, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक ब्लैक टाइप के ऐसे आते हैं। अब ब्लैक पार्टिकल्स में क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं उनको ब्रेक करना। अगर आप इसको पैर से मार दो तो चार पांच टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है, चार पांच टुकड़ों में। या मिट्टी का कोई ऐसे बहुत सा चीपा टाइप का होगा, किसी ने सॉलिड मिट्टी देखी हो, वो सॉलिड मिट्टी अगर आप पटकोगे तो तीन चार पार्ट में टूट जाएगी, तीन चार पार्ट में मे भी टूट जाए या भी और ज्यादा पार्ट में टूट जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके मिट्टी के बीच में जो पार्टिकल है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उसमें ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पर मैंने लिखाया भी था, ठीक है। और लेकिन जब हम सॉलिड ले रहे हैं ऐसा जो मेटेलिक फॉर्म में है, या फिर जो जैसे मेटल जैसे आयरन की साइड से, जैसे या फिर आप आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, तो एल्यूमिनियम भी इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। अब अगर आप कॉपर ले लो, वो सब चीजें क्या होंगी, ये मेटेलिक फॉर्म में है, जल्दी से टूटेंगे नहीं। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहोगे, पटकोगे, तो ये एज इट इज रह जाएगा। मे भी थोड़ा सा शेप चेंज हो जाए अगर अट्रैक्शन इजीली नहीं है, या फिर शेप थोड़ा सा कन्वर्टिंग है, या फिर बहुत हल्का है, तो मे बी शेप चेंज हो जाए, लेकिन उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। ओके बेटा, नॉन मेटल अगर है तो नॉन मेटल में तो उतना सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल ज्यादातर। वैसे बहुत सारी नॉन मेटल तो गैसियस फॉर्म में ही होती है, तो गैसियस फॉर्म में जैसे अभी हाइड्रोजन वगैरह है, इनमें तो तोड़ने की जरूरत ही है, ऑलरेडी ब्रेक्ड है। अगर हाइड्रोजन गैस को आप किसी रूम में छोड़ दो तो हाइड्रोजन गैस पूरे पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट जब हो रही है तो उसकी बात क्यों हम करें। अब नॉन मेटल मान लो कोई लिक्विड फॉर्म में, जैसे ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में, अब ऑलरेडी ब्रोमीन लिक्विड है, उसको जैसे ही आप फेंकोगे उसमें टूटने की तो जरूरत ही नहीं है यार, वो तो ऑलरेडी ब्रेक्ड है, तो ब्रेक हो जाएगा, उसके पार्टिकल तुरंत ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि लिक्विड तो फ्लो करता है ना। चलो ठीक है, तो ये चीज हमें बतानी थी इसलिए मैंने इसको देखा था, ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई है तो एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो। बेटा समझ में सबके आ गया ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे को प्लाज्मा बहुत सही से पढ़ाना है क्योंकि वो आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट वगैरह तो सबको आती है, लेकिन प्लाज्मा मैंने थोड़ा सा सोचा हुआ है कि उसको सही से पढ़ाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मे बी बड़े एग्जाम में भी, तो वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। बाकी अभी अपन के पास जो है थोड़ा फ्लूइड की बात कर लेते हैं। फ्लूइड क्या होता है, तो बेटा फ्लूइड्स कुछ नहीं है, जो भी फ्लो करे, जो भी स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, अगर वो जनरल फॉर्म में वो फ्लो कर रहा है तो वो एक फ्लूइड है। अब आपको मैं बताऊं कि क्या आपके घर में रखा हुआ आयरन का जो बॉक्स है क्या वो फ्लो करता है। आयरन मान लो भी आपको तीन पार्ट में बताऊं कि एक में आपने क्या किया है, देखो यार ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, तो ठीक है छोड़ो। जो जो आयरन का पार्टिकल है ना, एक एक आपने लिया है, ये आयरन है, आयरन सीट है, ठीक है। अब ये एक लिया है, इसमें लिक्विड है, ये आपने ग्लास लिया हुआ है, ये क्या है, लिक्विड है। और एक आपने कंटेनर लिया हुआ है, इसमें आपने गैस भर दी है, ठीक है, ये गैस है। अगर आप इसको छोड़ दो एज इट इज, अगर इसको हवा में छोड़ दो तो क्या आयरन का टुकड़ा फैलेगा, क्या आयरन का टुकड़ा, आयरन का जो पीस है या जो सॉलिड का पीस है, चाहे आयरन हो, चाहे वो गिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे आप घर में रखी हुई पेन हो, कोई भी सॉलिड हो, क्या आप पेन को छोड़ दोगे तो ये फ्लो करिए, क्या इसमें फ्लूइड नेचर है, नहीं है। अगर आप सोचो ध्यान से तो इसमें फ्लूइड नेचर आ नहीं सकता क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, इसलिए मैंने भी बताया हुआ था आपको, बॉन्डेड होने की वजह से ये फ्लो नहीं कर सकता है। लेकिन क्या गैस और सॉलिड कर सकते हैं, अगर आप सॉलिड को जैसे ही, या मिल्क मिल्क ले लो आप, अब मिल्क को आपने क्या किया, जैसे ही आपने थ्रो किया है, डाला, ग्लास आपने उल्टा किया,
ये पूरा पूरा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब गैस को अगर आपने फ्लो करने के लिए छोड़ा, अगर गैस के कंटेनर की बोतल को आपने खोल दिया ना, तो ये थोड़ा बहुत फ्लो नहीं करेगी, पूरे पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बहुत ज्यादा फ्लोइंग नेचर है। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि फ्लोइंग नेचर है। तो गैस और जो लिक्विड होते हैं, आप कह सकते हो लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ठीक है। लिक्विड और गैस जो होते हैं वो क्या है, फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है, फ्लूइड है। लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड इज नॉट फ्लूइड, ठीक है, सॉलिड इज नॉट फ्लूइड, ठीक है। सबने अगर समझ लिया तो बताओ। हाँ बेटा ठीक है, किसी ने सही लिखा हुआ है, जो सॉलिड है वो रिजिड नेचर का होता है, और गैस जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, या जो लिक्विड गैस जो होता है या लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है, सही बात है। चलो, जो सॉलिड है वो रिजिड है। रिजिड क्यों है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। अगर आपके बीच में कोई चीज बच नहीं रही है तो मे बी हम स्टेट ऑफ मैटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले बात तो मैटर क्या होता है आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो मैटर क्या होता है बेटा। प्लीज डोंट एनोटेट ऑन माय स्क्रीन, प्लीज यार, ये सब मत करो। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है, जो पहली बात तो मैटर जानो कि क्या होता है। मैटर अपने आसपास कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं, उस चीज में अगर वेट है, अगर उस चीज में थोड़ा बहुत भी मास है, या उस चीज को हम फील कर पा रहे हैं, उसका पर्सनल कोई मास है, तो उसके अंदर वो एक मैटर है, ठीक है। वो अपने आप में एक मैटर है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आपको नहीं दिख रही हो, इनविजिबल हो। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, क्या अपना वेट नहीं होता, होता है, लेकिन आपको इनविजिबल होती है। आपके घर में रखी हुई चेयर, आपके घर में रखा हुआ लैपटॉप, आपके सामने रखा हुआ मोबाइल, या आपके हाथ में रखी हुई पेन या बुक या कॉपी, हर चीज मैटर है। आप घर में पानी पीते हो, वो भी एक मैटर है। तो जो भी चीज ऐसा देखते हो जिसमें थोड़ा वेट होता है, यानी कि जिसमें थोड़ा मास होता है, वो एक मैटर का टाइप है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो बेटा बोल देना कि नहीं आ रहा है, वो मैं फिर से डिसाइड कर दूंगा, फिर से डिस्कस कर लूंगा। जो भी थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या जो भी थोड़ा बहुत, किसी ने अभी बोला कि स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, हाँ बेटा ये बात सही है। अगर कोई भी पार्टिकल है जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो एक मैटर है, और उसके अंदर अगर स्पेस ऑक्यूपाई होगा तो जनरली उसके पास थोड़ा बहुत मास भी होगा, और मास होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। या ह्यूमन इज आल्सो ए मैटर, बिकॉज ह्यूमन के पास भी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी मैटर है, पूरा पूरा बॉडी ही मैटर है। अगर हम बोल रहे हैं, इसमें भी कुछ निकल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, इसके साथ एयर निकल रही है, वो भी एक मैटर है, ठीक है। हम पानी पी के रखे हुए पेट में, उस लिक्विड फॉर्मेट में है, वो भी एक मैटर है। हमने ब्लड लिया हुआ है, वो भी एक मैटर है, दैट्स आल्सो ए टाइप ऑफ मैटर। सेल्स भी एक तरीके की मैटर ही है, और सबसे यूनिट सेल्स होती है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम भी एक तरीके का मैटर का पार्ट है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है मैटर के अंदर, वो होता है एटम। और एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर के बनाते हैं सब्सटेंस, और सब्सटेंस से बनता है मैटर। मैं आपको लिखा देता हूं ये बात, देखो। स्मॉलेस्ट यूनिट, बेटा 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, एटम है, ठीक है। बेटा साउंड इज ए वेव, वेव फंक्शन आपको बताया जाएगा, तो वेव इज आल्सो ए टाइप ऑफ मैटर, और वो आपको मैं बताऊंगा, अगर वेव फंक्शन आपके चैप्टर में होगा तो मैं बता दूंगा वेव वगैरह के बारे में, वो एक वेव है, ठीक है। साउंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। अब एटम से क्या बनता है, एटम बहुत सारे कलेक्टेड एटम्स क्या करते हैं, बहुत सारा कलेक्शन होता है। एटम का जो कलेक्शन होता है वो बेटा बनाता है आपका, एटम का कलेक्शन क्या बनाता है बेटा, मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल का कलेक्शन क्या बनाता है बेटा, सब्सटेंस, सब्सटेंस या मटेरियल कह सकते हैं आप, ठीक है, या पार्टिकल कह सकते हैं आप। तो ये सब क्या होते हैं, पार्टिकल, जो मतलब बड़े पार्टिकल कह सकते हो आप। तो सब्सटेंस या मटेरियल या पार्टिकल बनते हैं, और यही इन्हीं के कलेक्शन से बना हुआ होता है आपका मैटर। इट्स नॉट अ टफ टास्क बेटा, बहुत छोटी सी बात है,
कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, आपके बॉडी के अंदर भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मैटर है, अब सॉरी एटम है। एटम बहुत छोटी छोटी है, जो छोटे छोटे सेल्स होती है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे एटम्स है और वो लाखों में करोड़ों में है, बहुत ज्यादा है। उनकी उनकी 10 टू पावर 20, 10 टू पावर 21, 10 टू पावर 24 छोटा सा पार्टिकल ले लोगे ना, ऐसे बॉडी की छोटी सी फिंगर ले लोगे, इसमें 10 टू द पावर 30 तक भी एटम हो सकते हैं, इतने एटम होते हैं एक इतने छोटे से पार्टिकल में, क्योंकि एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर के आसपास या पिकोमीटर के आसपास जैसे एटम होता है, तो वो साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एटम होते हैं आपकी बॉडी में। और बॉडी में जो एटम होते हैं वो मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर के सब्सटेंस बनाते हैं, और सब्सटेंस से ही आपकी बॉडी बनी हुई है। और कुछ बहुत सारे सब्सटेंस है बॉडी में, जैसे स्किन वगैरह भी है, अंदर अंदर बोन्स हैं, बोन्स में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम भी एक नॉर्मल एटम है, बोन्स कैल्शियम से बना हुआ होता है, कैल्शियम भी होती है उसके अंदर, तो वो भी एक तरीके का मैटर है, वो भी एक तरीके का एटम, उसमें भी एटम होंगे, एटम से मिलकर के वो मैटर बना हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ जनरल थिंग जो आपको जाननी है। बेटा किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बता देना, मैं देखता रहूंगा। एटम इज स्मॉलर, एटम इज स्मॉलर देन सेल। सेल तो यार बायो वाली मैम से पूछना, वैसे तो सेल तो बहुत छोटी यूनिट होती है, मे बी शायद स्मॉलर होना, वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम होता है मैटर का, बट सेल के बारे में एक बार पूछना मैम से, मे बी सेल होती हो उससे छोटी, या सेल इनविजिबल हो, मेरे को उसका आइडिया उतना नहीं है। सो बेटा स्मेल, अगर स्मेल के अंदर कोई पार्टिकल है तो जैसे अभी स्मेल है, तो स्मेल के अंदर, स्मेल जो है वो महक है एक तरीके की, अगर उसके साथ कोई एयर आपके आपके नाक तक पहुंच रही है, सो दैट्स आल्सो ए टाइप ऑफ मैटर, दैट्स आल्सो ए टाइप ऑफ मैटर। अगर आप कोई हाइड्रोजन गैस, घर में अगर एलपीजी आपके है, आप देखते हो कभी कभी आपका घर का जो एलपीजी का क्या होता है, वो जो बटन होता है वो खुला छूट जाता है, मान लो मामा ने अगर खाना बनाया और खुला छूट गया, तो आप देखते हो कि उसमें बहुत सारी फ्लूइड होती है, मतलब उसमें बहुत सारी फ्लो होती है गैस की, और पूरे घर में वो कंटेन कर लेती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो आपके तक पहुंचती है, आपके नाक तक पहुंचती है, उसके पार्टिकल्स ही पहुंचते हैं, आपको महक आती है एयर के साथ मिक्स होकर के, वही जो मैंने आपको डिफ्यूजन बताया हुआ था, वही उसी वजह से वो मिक्स होकर के आपके नाक तक पहुंचती है और पूरे रूम में फैल जाती है, और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ एटम्स होते हैं, इसलिए ही वो भी एक मैटर का पार्ट है। तो स्मेल जो आप तक पहुंच रही है, जो उसका स्रोत है पहुंचने का, वो है एयर, और वो भी क्या है, एक तरीके का मैटर है, वो उसमें भी है एटम्स, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। बेटा इस एटम को डिस्कवर क्या किया, एटम जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया हुआ है, एटम की डिस्कवरी आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, मे बी आपकी इस क्लास में भी है तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। एटम के लिए बहुत सारे रिसर्चर हैं, जैसे रदरफोर्ड ने रिसर्च अपनी करी हुई है, थॉमसन की रिसर्च है, और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ही पूरा है, बोर का एटॉमिक मॉडल है, किसी ने एग्जैक्ट थिंग नहीं बताई है, जैसे पांच सात लोग मिल करके अपनी अपनी थ्योरी सबने दी हुई है, और उन थ्योरीज की वजह से ही क्या हुआ है, इसका रिसर्च हो पाया है, ठीक है। और रिसर्च होकर के एटम के बारे में पता चला। और उस समय होता क्या था बेटा कि देखना बहुत मुश्किल था किसी एटम को, अब देखना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कितना छोटा एटम होता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा एटम होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो बेटा उसके लिए केवल रिसर्च की जा सकती है, केवल उस पर हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन की जा सकती है, उस पर केवल प्रैक्टिकल्स करके इमेजिनेट किया जा सकता है। तो होता क्या है, अभी आज हमें पता चलता है कि हाँ ये क्वालिटी उसके अंदर हो सकती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर बेटा 3 टाइप के मैटर तो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, इसको ज्यादातर बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके नाउ आवाज आ रही है बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात है कि मैटर को जो डिवाइड किया गया है वो उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। मैटर के क्लासिफिकेशन में आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड और एलिमेंट आते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर मिक्सचर्स आते हैं, मिक्सचर्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया गया होगा, और मे बी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं किसी दिन केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने जो देखा हुआ है, जनरली आपने 3 तरीके की चीजें हमेशा देखी हुई है, ठीक है।
सॉलिड, लिक्विड और क्या है, और क्या है, गैस। ठीक है, जनरली जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं, हम तीन टाइप की चीजों को कंपेयर करते हैं। तो तीन टाइप की चीजों को कंपेयर करने में हम ये चीज भूल जाते हैं कि और भी चीजें अवेलेबल है। जैसे हम जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे चीजें कंटेन होती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होती है मैटर के पार्ट्स होते हैं। किसी में स्पेस होता है, स्पेस नहीं होता, किसी में शेप चेंज होता रहता है, किसी में वॉल्यूम चेंज होता रहता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज है। ठीक है, लेकिन अभी दो टाइप की चीजें आपके साथ और जुड़ने वाली हैं। एक तो है प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा, इट्स आल्सो स्टेट ऑफ मैटर जब आयनाइजेशन हो जाता है गैसेस का। और एक जो और है बीईसी है, उसका उसका भी जिक्र हम करेंगे। एक क्लास बीईसी पे मैं लूंगा जिसमें 40 मिनट कम से कम मैं डिस्कस करना चाहूंगा बीईसी को। और प्लाज्मा भी अगर आज टाइम मिला तो नहीं, ठीक है, नहीं तो कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर डिस्कस करूंगा प्लाज्मा सही से। तो सॉलिड, सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो चैट बॉक्स में कोई बताएगा व्हाट इज सॉलिड। हाँ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट, बट इसको हम डिस्कस करेंगे किसी क्लास में और 30-40 मिनट डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो आपने बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको ज्यादा जरूरी है प्लाज्मा और बीईसी। तो अपन उसके बारे में पहले बात करेंगे। क्या बोल रहे हो? चलो मैं बताता हूँ। मैटर दैट हैव दैट हैव सेम मास, मतलब मास इसका हमेशा बैलेंस होता है, और वॉल्यूम भी, या बोल सकते हो फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और फिक्स्ड शेप होता है। ये सब चीजें तो आपने बहुत बचपन से पढ़ी है, हर क्लास में डिस्कस होता है। मास जो कंटेन करता है और फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड शेप होता है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ क्वालिटीज है। जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, किसी को कुछ फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप, ठीक है, सबने यही बताया हुआ है, फिक्स्ड मास, शेप और वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड, डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, ठीक है, सबने ये बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाई अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में लिखाएंगे भी, पॉइंट टू पॉइंट में लिखाऊंगा, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। अब बस करते चलो। ठीक है, और फिक्स्ड मास होगा, फिक्स्ड मैटर हैव द सेम मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। तीन चीजें आपको इसके बारे में जाननी है। ठीक है, तो ये होगा सॉलिड। अब सॉलिड में जैसे हम कह सकते हैं कि सॉलिड के एग्जांपल के अंदर जैसे बात कर सकते हैं कि आइस होता है, ये भी एक सॉलिड है। जैसे अभी आपका मेटल बॉडी है कोई, वो सॉलिड है। ठीक है, अब जैसे आपका पेन है वो भी एक सॉलिड है, आपका लैपटॉप है वो भी एक सॉलिड है, क्योंकि उसमें सभी में बॉडी जो है फिक्स्ड है, उसके मास फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसका शेप फिक्स्ड है, चीजें बार बार चेंज नहीं की जा रही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको कुछ चीजें लिखनी भी है। तो आप पहली क्वालिटी से चलना स्टार्ट करो। सॉलिड हैव ए डिफिनिट मास एंड डिफिनिट वॉल्यूम। इसके अंदर आपको लिखना भी है कुछ, वो भी मैं बोलूंगा। सॉलिड हैव ए डिफिनिट मास एंड डिफिनिट वॉल्यूम। इसके अंदर आपको लिखना है बेटा, बहुत इजी चीजें पढ़ा रहा हूं अभी तो, मतलब सॉलिड वगैरह तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इनमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। प्लाज्मा आएगा तो अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, देखो। तो बिकॉज सॉलिड इज हैविंग बेस्ट
force in between the molecules, so they are containing good bonds in between. So separation is not easy. In fact, not possible without any external force. That's why mass of solid is generally conserved. ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पास होता है सबसे ज्यादा फोर्स, यानी सबसे अच्छा फोर्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो दे आर कंटेनिंग गुड बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड्स भी अच्छे बनते हैं इसीलिए अपने पार्टिकल्स के साथ इन बिटवीन. सो सेपरेशन इज नॉट इजी. उनके इनका जो सेपरेशन होता है वो इजी नहीं होता है, बहुत इनफैक्ट नहीं होता है, पॉसिबल ज्यादा नहीं होता है जब तक हम कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. आप किसी को आप बहुत ज्यादा तोड़ोगे, बहुत ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, लेकिन जनरल बात करते हैं जब भी हम करते हैं. इसीलिए क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई मास ऑफ द सॉलिड इज जनरली कंजर्व्ड. जब पार्टिकल इधर उधर नहीं भागेंगे, जब नहीं जाएंगे, उसका मास जो होगा क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है. दूसरी चीज उसमें और भी बताइए डिफरेंट वॉल्यूम के बारे में. तो इसके लिए भी दो लाइन, आप एक लाइन लिख सकते हो. एंड देयर इज not any movement of, yeah, there is not any fluid quality like gases. There is not any fluid quality like gases, क्योंकि लाइक जो गैसेस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे पूरे रूम में, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम कभी भी चेंज हो जाता है, उसके बीच में मॉलिक्यूलर डिफरेंस आ जाता है, उसके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं. तो यहाँ पर कोई फ्लूइड क्वालिटी गैस की तरह से नहीं होती है. दैट्स व्हाई द वॉल्यूम रिमेन्स सेम ऑलवेज. कोई आप ट्राई करोगे कि मान लो, अब जैसे मैं वॉल्यूम आपको दिखाऊं कि भैया माचिस की या फिर कोई सॉलिड है, ठीक है, ऐसे ये है आपका कोई क्यूब, ठीक है. अब क्यूबिकल फॉर्मेट में ये था, थोड़ा बड़ा था, मान लो ये साबुन जैसा था, ठीक है. अब क्यूबिकल फॉर्मेट में था और ये था एक सोप, मान लो सोप था, घर में रखा हुआ ये एक सोप है. आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स दिया और एक्सटर्नल फोर्स से दबा करके इसको आपने एक माचिस की डिब्बी जैसा बना दिया. क्या किया, माचिस की डिब्बी जैसा बना दिया. ठीक है, लाइक दिस. ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो वही चल रहा है जो आपने 7-8 में पढ़ा हुआ है, तो प्लीज बस ध्यान से सुनो बस. अब ये हो गया माचिस की डिब्बी जैसा. इस वाले सोप में 3 टाइप की क्वालिटी थी जो इसको वॉल्यूम को डिफाइन करती थी. एक तो था इसका ब्रेथ, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं. एक था इसकी लंबाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, मान लो इतना लंबा था. और एक थी इसकी हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं. ठीक है, देखो ऐसे. तो अब एल बी एच 3 टाइप की चीजें थी. बी क्या था, बी इसका ब्रेथ था,
यल इसकी लंबाई है। ऐसे आप जब मोटी सी कोई पेंसिल या मोटी सी कोई आप माचिस लो, तो जिस तरफ आप जला रहे हो, जिस तरफ आप जला के उसको थ्रो कर रहे हो, वो एक तरीके की क्या है, मान लो माचिस का वो क्या है, लेंथ है। तो किसी को भी लेंथ मान सकते हो, किसी को भी हाइट मान सकते हो, किसी को भी ब्रेथ मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। इज among will be considered as solid, liquid और गैस? सर among will be, among क्या होता है बेटा? ओके बेटा बताना। तो LBH इसका जो वॉल्यूम था वो क्या था बेटा? जैसे मैंने क्या की, सॉलिड सोप लिया, वो क्या था, वॉल्यूम इसका होता है L इंटू बी इंटू एच। अब बेटा मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा रहा हूं, तो मे बी मैं वॉल्यूम से क्वेश्चन भी दूंगा डीबी में, तो प्लीज आप लिख लेना इसको। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इसका हाइट जो है, हाइट एक क्यूब है, क्यूब का हाइट है 5 मीटर, इसका एच है, और 3 मीटर इसका लेंथ है, 2 मीटर इसका ब्रेथ है, तो आप बताना कि वॉल्यूम कितना होगा विथ द साइन ऑफ। बेटा क्लास 6 में बताया गया था कि इसको मीटर में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, तो v की वैल्यू आएगी LBH, और LBH में 5 इंटू 3 इंटू 2 का होगा मल्टीप्लाई, और ये बनेगा 30 मीटर क्यूब। क्यू की 3 मीटर का मल्टीप्लाई होता है, यह भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, इसलिए इसको हम बोलेंगे 30 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। टेस्ला इज एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। कोई पूछ रहा है बेटा, आई विल बी डिस्कसिंग द प्लाज्मा, प्लीज वेट, आई विल बी डिस्कसिंग द प्लाज्मा, और प्लाज्मा के लिए अच्छी क्लास होगा, टेंशन मत लो, बहुत चीजें आपको बताऊंगा बादल के लिए। अच्छा एक बार आप पहले ध्यान से ये बताओ कि कल क्या आप दिन में फ्री हो? एक बार वेट, क्या मैं 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ कल? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बताना। बेटा मंडे को ले लो सर, मंडे को 4 घंटे तो 5 घंटे की क्लासेस है सर। मंडे को ले लीजिए सर। सर मंडे को ले लो। मंडे को फ्री हो आप सभी? मंडे को फ्री हो? तो मंडे को 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 घंटे या 2 घंटे की? यस सर, मंडे को 2 घंटे शाम को लेना। सर मेरी 2 और डाउट क्लासेस है हमारी। सर 12 o'clock ओके Physics और भौमिक maths शर्मा की। विल टेल, भौमिक शर्मा विल टेल, प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। भौमिक शर्मा विल टेल, क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार ले लेना, बताएं। कल तो बहुत सारी क्लास है। अच्छा मंडे को हम क्या करते हैं, मंडे को रखते हैं तो मंडे को 1 घंटे की थोड़ा डाउट क्लास है 12 o'clock बेटा। मैं डिसाइड कर दूंगा, आपके टाइम से वो कोलैप्स नहीं करेगा, आप टेंशन मत लेना, वो सब चीजें तो मैं वो फाइन हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम टेबल हमें पता होता है, तो आपके टाइम के साथ कोलैप्स नहीं करेगा वो, आप टेंशन तो सर आप कभी भी ले लीजिएगा, फ्री है मंडे को। ठीक है फिर मंडे को एक क्लास लेंगे आप। डाउट क्लासेस भी है। डाउट क्लास भी अच्छा है। कल भी एक क्लास है ना मेरी केमिस्ट्री की? वेडनेसडे को ले लेना सर। बेटा कल भी केमिस्ट्री की क्लास है ना? यस सर, कल ही तो क्लास है। कल है सर केमिस्ट्री की। चलो कल लेते हैं, फिर कल बताता हूँ कब लेना है। ठीक है मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर ओके सर। म्यूट मत करिए सर, डाउट। ठीक है तो बेटा ये क्या हुआ, डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे डाउट थोड़े बहुत, टेंशन मत लो। बात बहुत जनरल चीज चल रही है, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा, नहीं मैं म्यूट ही नहीं करता यार, टेंशन मत लो। तो अब क्या हुआ कि जो क्यूब है, क्यूब को क्या किया, ऊपर से प्रेस करके हमने बना दिया माचिस, मान लो। अब आप अगर ध्यान दो तो इसका जो वॉल्यूम है अभी LBH है, मान लो। अब यल की वैल्यू है, यल की वैल्यू मैंने लिखी है, चलो एच की वैल्यू है 5 मीटर, एच इज इक्वल टू 5 मीटर है, यल इज इक्वल टू है 3 मीटर, यल की वैल्यू है 3 मीटर, आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको, यल की वैल्यू है 3 मीटर, और बी की वैल्यू है जो ब्रेथ है बेटा वो है 2 मीटर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ओके। ब्रेथ जो है क्या है, 2 मीटर है, कोई बात नहीं। अभी अगर आपको मैं बताऊं कि ऊपर से इसको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, अब प्रेस करके इसके वॉल्यूम को, इसके आपने शेप इसका ऐसा बना दिया, ठीक है। अभी आप ये ऐसा शेप में आ गया है, ठीक है, सॉलिड टाइप है मान लो, और मान लो आपने प्रेस कर ही दिया है इसको, ठीक है। तो अब ये मत पूछ लेना है सर इसका शेप चेंज कैसे होगा, आप तो कहते हैं शेप ही चेंज नहीं होगा। भाई एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चेंज होगा। आपको भी अगर आपका पैर में कुचल दूं तो शेप चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड टाइप का है एक तरीके का। तो बेटा ठीक है, अभी ये हो गया बी आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका फिर से वही एच,
और थोड़ा सा यहाँ पर हो गया आपका यल, तो मान लो सेम ही रहेगा, यल सेम रहेगा, ज्यादातर चेंज जो आएगा वो आएगा बी और एच में, ठीक है। अब हाइट क्या हुई, रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर के क्या बन गई, रिड्यूस होकर के, क्योंकि अभी आप ऊपर से, अब आपको डाउट ना हो न्यूमेरिकल में, इसलिए मैं आपको सेम चीज बता रहा हूं, मतलब आपको ट्राई कर रहा हूं कि मैं सिंपल एग्जांपल दूं। अब हाइट मान लो इसकी चेंज होकर के क्या हो गई है, हाइट इसकी चेंज होकर के मान लो अभी ब्रेथ के बराबर हो गई है, जो ब्रेथ पहले वाली थी, तो हाइट इसकी 2 मीटर हो गई है, और इसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ करके 2 मीटर से 5 मीटर हो गई है, और यल एज इट इज सेम है, यल इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर, ये एज इट इज सेम है। अगर आप इसका अभी वॉल्यूम निकालोगे बेटा, तो फिर से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यल बी एच, और इसकी भी वैल्यू निकालोगे बेटा, तो यल की वैल्यू 5 से 3 आ गई है, बी की वैल्यू 2 से 5 चली गई है, क्योंकि आप अगर ऊपर से चीजें दबा रहे हो, अगर आप ध्यान से समझो, तो ऊपर से कुछ चीज को अगर आप दबा रहे हो, यार मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है एक्चुअली, नहीं तो मैं अभी वेट करो, ठीक है। अगर आप कोई चीज ऊपर से कंप्रेस कर पा रहे हो, मान लो कंप्रेस करके उसको ऐसे, मान लो लंबी सी कोई चीज थी, आप सॉलिड थी, आपने इसको कंप्रेस करके छोटा बना दिया, आपने इतना बना दिया, इसकी हाइट देखोगे तो छोटी हो गई है, हाइट इसकी डाउन चली गई है, जो इसका यक्स था डाउन चला गया, ऐसा था ना पहले, अभी इतना डाउन चला गया, लेकिन इसकी ब्रेथ में चेंजिंग आ जाएगी, आप इसको चेक करके देखना करके, अगर आप सॉलिड है ऐसा क्यूबिकल टाइप में, दबाओगे तो ब्रेथ बढ़ जाएगी और हाइट डाउन हो जाएगी, तो एक साइड में बढ़ोतरी हो रही है और एक साइड में कम हो रही है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी सेम। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, अगर यहां पर तो चलो थोड़ा सा मैंने न्यूमेरिकल डाटा ही ऐसा लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई सी, अगर मान लो आप प्रैक्टिकली चेंज करोगे इसको, तो फिर भी ये सेम ही आएगा। अब यहाँ पर वैल्यूम अगर देखो तो ये फिर से ये यल की वैल्यू लिखोगे 3 अब, और बी की वैल्यू लिखोगे अब कितनी, बी की वैल्यू हो जाएगी 5, और एच की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू तो 3 है, ठीक है, एल की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू हो जाएगी 5, और एच की वैल्यू डाउन करके हो गई है 2, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आई है, और वॉल्यूम अब भी 30 मीटर क्यूब है, क्योंकि एक साइड में वॉल्यूम कम हुआ है, एक साइड में लेंथ यानी या हाइट कम हुई है, लेकिन ब्रेथ बढ़ी है, और तीनों वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। एलबीएस में अगर इसको रखोगे, अगर मान लो कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, और आप अगर उसको रखोगे फॉर्मूला में v इक्वल टू एलबीएस में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, एज इट इज रहेगी। बेटा किसी का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बताना। बेटा मुझे मत बताओ कि ब्रेथ चेंज हो रही है, मैं पता है, मैं इसलिए से वही डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्रेथ चेंज हो जाएगी, अगर आप कोई डाउट है तो बताना। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो इसका वॉल्यूम रिमेन सेम रहेगा, दो क्वालिटी मैंने बताई थी, दोनों क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो एक तो मास होगा, मास में कोई फोर्स था, फोर्स की वजह से वो सेम रहता है, फिर मैंने वॉल्यूम आया पॉइंट, तो वॉल्यूम को भी डिस्कस कर दिया। अब आते हैं शेप पे, दूसरा पॉइंट लिखो, सॉलिड इज हैविंग डिफिनिट शेप। सॉलिड इज हैविंग डिफिनिट शेप। डिफिनिट शेप का मतलब इसका शेप जनरली चेंज नहीं होता है। अगर आप आइस क्यूब रख रहे हो तो पिघलने की वजह से या एक्सटर्नल कोई दिक्कत आ गई, अब टेम्परेचर आ गया, उसमें कम हो गया टेम्परेचर, उसकी वजह से वो चेंज होकर के लिक्विड में फॉर्म हो रही है, तब तो वो शेप चेंज होगा। लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल कंडीशन, अगर आप एज इट इज रह रही है वो, अगर मान लो आइस भी है उसको रिमेन सेम, अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन गई है और आपने इसको -2 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली कांस्टेंट रखा, तो अपनी शेप को ये चेंज नहीं करेगी, अपने शेप में ही रहेगी। अगर आपने सॉलिड लिया हुआ है, लाइक वो बट्टा आपको बताया था, जो घर में जो कभी नॉर्मल किराना स्टोर पर जो तौलने के लिए यूज होता है, अगर आप उसको देखोगे वो एज इट इज उसी तरह से होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है, जैसा वो बट्टा है। कभी आपने देखा होगा ऐसा कुछ होता है, शायद ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसे होता है, इस पे 1 kg लिखा हुआ होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, सॉलिड है एक तरीके, ये अपनी शेप को बरकरार रखता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए हुए, ठीक है। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए हुए ज्यादातर शेप क्या होता है,
Sir, all sides of cubes are the same, so how they are different? Sir, all sides of cubes are same, so how that? Beta, all sides are not same. I told you two things here. The height is converting into the breadth. Try to see here. Height is at the start. Height is 5 meter, and now height remains changed to 2 meter. So height is going down, and the breadth is going large. अगर अरे पनीर का टुकड़ा लेना यार, पनीर लेना, पनीर को दबाना, दबाओगे तो सॉलिड, दबाओगे तो जो ये ब्रेथ साइड होगी वो बढ़ेगी, और जो हाइट साइड होगी वो क्या होगी, डाउन जाएगी. Cube except of cuboid. Sir, humans come in which type of matter? बेटा मे बी प्लाज्मा, मे बी सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग. मिक्सिंग बताएंगे, आपको टेंशन मत लेना, मिक्सिंग बताएंगे, टॉपिक आएगा मिक्सिंग इसके बाद. सो ठीक है, किसी का कोई डाउट और है? How does all the sides of same, so how they are? बेटा सेम कहाँ पे हुआ यार, बार बार तो बोल रहा हूँ कि हाइट जो हो रही है वो चेंज होकर के ब्रेथ में जा रही है, हाइट जो हो रही है वो 5 से 2 जा रही है, तो हाइट तो कन्वर्ट हो चुकी है ब्रेथ में. अगर आप, अरे यार मैं बोल रहा हूँ, माचिस की कोई बड़ी सी डिब्बी लेना, उसको पचका कर आप छोटा कर देना. आप देखो माचिस की चलो ऑलरेडी छोटी होती है, लेकिन मान लो क्यूबिकल शेप में कुछ बड़ा सा सामान लेना, उसको आप छोटा करने की कोशिश करोगे ना शेप में. मान लो पनीर का टुकड़ा लेना, तो पनीर तो मिक्स्ड फॉर्म होती है, लिक्विड और उसकी मैं बताऊंगा उसको बाद में, मिक्सिंग जब बताऊंगा तो उसकी टेंशन मत लो. लेकिन फिर भी अगर आप पनीर लो ऐसे नॉर्मल पनीर, उसको आप जब डाउनवर्ड लेके जाओगे ना, तो आप देखोगे कि ब्रेथ उसकी बढ़ रही है और हाइट जो उसकी क्या हो रही है, हाइट उसकी कम हो रही है और ब्रेथ उसकी ब्रेथ उसकी डाउनवर्ड जा रही है. ब्रेथ उसकी बढ़ रही है और हाइट उसकी कम जा रही है. बेटा नैनोमीटर इज 10 to the power minus 9 मीटर. 10 to the power minus 9 मीटर is called as the nanometer. 10 to the power minus 12 मीटर is called as the picometer. मैं लिखा देता हूं, आपको याद रहना चाहिए ये सब चीजें. 10 to the power minus 9 मीटर, इट्स अ नैनोमीटर. ओके, 10 to the power minus 12 मीटर. एक बार इसको देख लेना, आई एम नॉट श्योर, शायद इसको पिकोमीटर बोलते हैं, और फिजिक्स वाले सर से भी कंफर्म कर लेना. उसके बाद 10 to the power minus 6 मीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर. ठीक है. और अगर कहीं पे लिखा गया है बेटा कि 10 to the power minus 10 मीटर, इसको बोलते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम इसको डिनोट करते हैं 8 to the power ऐसे 0 होगा, इसको डिनोट करेंगे, एंगस्ट्रॉम बोलेंगे. ठीक है. चलो तो चलो सॉलिड, ये भी वॉल्यूम पॉइंट डिस्कस हो गया, सेफ पॉइंट डिस्कस हो गया, मास का पॉइंट डिस्कस हो गया. ठीक है. तो सॉलिड में और भी क्वालिटीज होती हैं, सारी एक एक करके बात कर रहे हैं. तो सॉलिड है आपका निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप ये भी देख सकते हो. आगे अगला पॉइंट है, सॉलिड इज हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. बेटा बहुत जनरल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आपको म्यूट कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है मेरे को लग रहा है, लेकिन लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ दिक्कत होगी तो. ठीक है. तो सॉलिड हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, अगर आप कंप्रेस करोगे तो बहुत कम कंप्रेस होगा. बेटा माचिस की डिब्बी इसलिए कंप्रेस हो रही थी कि सॉलिड वो खोखला है, वो तो बस सॉलिड क्या है यार, वो तो बस बीच में खाली है. आप देखोगे माचिस की डिब्बी वो तो खाली होगी, उसमें तो वो तो चला ही जाएगा नीचे. सॉलिड वो एक तरीका, वो तो मैंने आपको सेफ बताया था केवल. सॉलिड इज लाइक ऐसा होगा कि मतलब जैसे आपका जो मैंने बताया कि बट्टा हो सकता है उसका. ठीक है. अब जैसे आपका मोबाइल हो सकता है, मोबाइल को आप कंप्रेस करोगे, कितनी अगर कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज्यादा होती तो पता लगता कि मोबाइल खरीद के लाए, 1 महीना बाद 3-4 बार गिरा, कंप्रेस हो करके पतला हो गया. पतला सेट खरीदने की क्या जरूरत थी, फिर तो बड़ा मोटा सेट खरीद. पतला सेट की कीमत ज्यादा होती है बेटा, फिर हम क्या करते हैं, मोटा सेट खरीद लेते हैं, धीरे धीरे पतला होता जाता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है उसमें उतनी अंदर. तो बेटा डायमंड्स भी जो होता है वो भी कंप्रेस नहीं होता है उतना, उसमें भी वो भी एक तरीके का टाइप है सॉलिड का, उसमें भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, बहुत लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है. अच्छा रेजोनेंट कंपाउंड है, अच्छा रेजोनेंट मेटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और वो एक मेटल नहीं है, वो एक मिक्स फॉर्म है कार्बन की, वो कार्बन का सब्सटेंस होता है, उसको पीरियडिक टेबल में नहीं रखा गया. डायमंड इज नॉट प्लेस्ड इन द पीरियडिक टेबल. डायमंड को कोई सिंबल नहीं होता है, ये मिक्स्ड फॉर्म होती है. सिंबल उनका होता है जो अपना कैरेक्टर बदलते नहीं है. डायमंड क्या चीज है बेटा, डायमंड वो चीज है जो रोज बदलती है. कभी देखोगे 5 करोड़ का डायमंड मिलेगा, कभी देखोगे 7 करोड़ का डायमंड मिलेगा, कभी देखोगे 1 लाख का डायमंड मिलेगा. तो अपनी क्वालिटी जब वो चेंज कर रहा है, जब नेचुरल अवस्था में पाया जा रहा है और अपनी क्वालिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, और वो मिक्स फॉर्म में आता है.
वो कार्बन का एक सब्सटेंस है, कार्बन का एक प्रकार उसको बोलते हैं, लेकिन डायमंड को जो है कोई पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं दिया गया। हाँ, डायमंड जो होता है ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, वो एक कार्बन का फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें डायमंड में वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी बहुत लोचा है, होता नहीं है फ्लो। ग्रेफाइट भी एक टाइप है उसका, ग्रेफाइट भी उसी तरह से होता है, लेकिन ग्रेफाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए आपको मिल जा रहा है घर पे। आपकी पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता था जब आप बचपन में पढ़ा करते थे। तो सॉलिड इज हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप इसको कंप्रेस करोगे तो बहुत रेयर केस में कंप्रेस होगा, कंप्रेसिबिलिटी इसमें उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, डेंसिटी। सॉलिड हैविंग हाई डेंसिटीज, ऐसी डेंसिटी हाई की होती है, मैं बता रहा हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, पहले बताया भी है डेंसिटी का फॉर्मूला, शायद आपको क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। सॉलिड इज हैविंग हाई डेंसिटीज, ठीक है। सॉलिड इज हैविंग हाई डेंसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसके जो पार्टिकल होते हैं, अगर आप लो इनको, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपान क्या होता है? मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, आज के बाद क्लास भी नहीं दूंगा आपकी, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू। ऐसा आप करोगे अगर मेरे साथ, और मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है यार? अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, सर बोलो। Sir, I got disconnected. So can you repeat at? You were on mute. आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट था, इसलिए दिखाता था वो। Yes. Excuse me, sir. On which date chemistry test is there? I got disconnected. केमिस्ट्री टेस्ट इज ऑन 22। बेटा ऐसा मत किया करो यार, वैसे आज मैं एनोटेट करना, एनोटेशन ऑफ कर दूंगा, वो भी मैं करना पड़ेगा म्यूट, क्योंकि मैं कभी आप लिख पाओ उसके लिए यार। मैं कभी भी क्लास लेता था, मैंने कभी पॉसिबिलिटी को ऑफ नहीं किया, म्यूट कभी नहीं किया, बिकॉज मैं पहले क्लास लेता था हमेशा, तो मैंने कभी किसी को म्यूट नहीं किया, बिकॉज उसकी तरफ से हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ये भी थी कि मैंने कभी एनोटेशन को भी ऑफ नहीं किया। मान लो एग्जैक्टली कोई कभी लिखना चाहे, अब आप में ऐसी कंडीशन है, आप 9th क्लास में हो, बेटा 6th क्लास का बच्चा ऐसा नहीं करता यार, उसको भी पता होता है कैसे एनोटेट करते हैं, कैसे चीजें करते हैं, बट फिर भी वो नहीं करता है। सॉरी सर, बट आपका माइक म्यूट ठीक है सर, आपका माइक ऑफ नहीं था। ओके, इट्स ओके, ठीक है। सो अब मैं पॉइंट लिखा रहा था आगे कि सॉलिड इज हैविंग हाई डेंसिटीज, यही पॉइंट था ना? Yes, sir. ओवर हो गया। कि इसमें एक चीज बतानी थी आपको, मैं बता दूं थोड़ा। हाई डेंसिटी बेटा इसलिए होती है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अगर आप सही देखो तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हो, क्योंकि सिमिलर वॉल्यूम अगर आप क्या करो, सिमिलर वॉल्यूम आप लिक्विड का ले लो, सिमिलर वॉल्यूम आप ले लो सॉलिड का, और सिमिलर वॉल्यूम आप ले लो गैस का। इसका ले लो V1, इसका ले लो V2, इसका ले लो V3। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा भी क्लास में, ऐसा नहीं कि फिर आप बोलो कि हमें नहीं आता, क्योंकि आप बस V1 डायरेक्टली इक्वल टू V3।
ठीक है, मैं बताता हूँ। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मैंने बोला कि सिमिलर वॉल्यूम है तीनों का, ठीक है। अब एक है लिक्विड, एक है सॉलिड और एक है गैस, ठीक है, तीनों भरा हुआ है। अब आपको मैं बताऊं तो एक एक ग्लास मान लो तीनों का है, तो आप अगर वेट चेक करोगे, मान लो लिक्विड का है M1 और सॉलिड का है M2 और गैस का है M3, तो आप देखोगे कि M2 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, उसके बाद M1 आएगा, उसके बाद M3 आएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? मास Yes, sir. बेटा मास की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि उसी वॉल्यूम में, आज घर पे आप करके भी देख लेना, उतने ही वॉल्यूम में आप सॉलिड डाल देना, आप छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स उतने ही वॉल्यूम में ग्लास में भर देना, और उतने ही वॉल्यूम में आप, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, और उतने ही वॉल्यूम में आप लिक्विड भरना, और उतने ही वॉल्यूम को आप ट्राई करना कि खाली ग्लास है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या जो एटमॉस्फेरिक गैसें हैं उसमें ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी भरी हुई है, उतने वॉल्यूम में उसको भी कंसीडर करना। आप देखोगे कि जो सॉलिड से भरा हुआ पार्ट, क्या क्या बोल रहे हो? सर पहले क्या बेटा, क्या पूछ क्या रहे हो? सर आपने जो बताया वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे? नहीं, वॉल्यूम क्यों चेक करोगे? वॉल्यूम इज सिमिलर, अगर आप एक ही ग्लास सेम चीज ले रहे हो, एक ही ग्लास में आप डाल रहे हो, उसी ग्लास में, तो वॉल्यूम बदल तो ही ना जाएगा यार, उतना ही वॉल्यूम रहेगा। आप ग्लास से मार्क कर लो, यही होता है मेथड वॉल्यूम को चेक करने का। अब सॉलिड का वॉल्यूम तो ही ना चेक करोगे आप ऐसे, मतलब कैसे कैसे सोचते हो सब चीजें? एक सॉलिड का ग्लास है या फिर कोई ग्लास पार्टिकल है, तो आप ग्लास पे क्या करोगे, एक मार्क कर लोगे, उसी पे वॉल्यूम ट्रिक कर लोगे कि हाँ इतना वॉल्यूम तक लेना है। अब वो आप उसमें लिक्विड भरोगे, वो आप सॉलिड भरोगे, उतनी ही पार्टिकल, बेटा प्लीज म्यूट करो माइक यार, उतने में ही सॉलिड भरोगे, उतने में ही लिक्विड भरोगे, उतने में गैस भरोगे, तो वॉल्यूम तो ही ना चेंज हो जाएगा ग्लास का। वो तो आप जो होगा वो चेंज करोगे चीजों को, आप जो अपनी तरफ से चेंज करो, बात अलग है कि वो बाहर निकल गया, वो पार्टिकल नहीं उतने अट्रैक्टिव है तो वो दूर दूर है, वो सब अलग बात है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा ना। तो अब आप अगर चेक करोगे तो मास M2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, मास ये हो गया गैस का मास है M3, तो M1 की वैल्यू बीच में रहेगी और M3 की वैल्यू सबसे कम रहेगी। क्या सबको ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब अगर लिक्विड वाले की डेंसिटी है D1 और सॉलिड वाले की डेंसिटी है D2 और गैस वाले की डेंसिटी है D3, तो D1 की वैल्यू बताना बेटा, D1 की वैल्यू बताना। ज्यादा M1 upon V1. D2 की वैल्यू बताना। M2 सर M2 upon V2 upon V2. D3 की वैल्यू बताना। सर M3 upon upon V3 ठीक है, ओके। अब एक चीज आप अगर देख पा रहे हो तो जो नीचे वॉल्यूम है सबके अंदर सेम है, सबके पास सेम है, तो डिविजिबिलिटी तो सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखो 7/2 है, 14/2 है, 21/2 है और 28/2 है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 28/2, 21/2, फिर 7, 14/2, फिर 7/2। इट्स अ जनरल थिंग कि अगर डाउनवर्ड जो आपके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है अगर वो सिमिलर है सबके लिए, बेटा इट्स अ क्लास 5 क्वेश्चन, अगर सिमिलर है डिनोमिनेटर तो नॉमिनेटर पे ही डिपेंड करेगा। तो नॉमिनेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हम डेंसिटी को कर सकते हैं? अगर वॉल्यूम सेम है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इफ वॉल्यूम, इसको बेटा नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में से पूछूंगा ट्रिकी। इफ वॉल्यूम रिमेन्स सेम देन density directly proportional to mass। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? Yes, यस सर। डेंसिटी आपने ये रॉन्ग वाला साइन क्यों बनाया? proportional Not wrong. बेटा It दिस is इज the proportional proportional, sign. दिस इज proportional directly sign, proportional इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप अपने घर वालों में, घर में किसी अपने भाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका मतलब जैसा भाई करता है वैसा आप भी करते हो। अगर आप अपने पापा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो जैसा पापा करते हैं वैसा आप भी करते हो। लेकिन अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उल्टा करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा अगर वो नहीं आता तो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है।
लेकिन अगर डेंसिटी और डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर सबका मास सेम होता तो डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती? डेंसिटी किसकी? वॉल्यूम के। डेंसिटी सब वॉल्यूम। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती या नहीं आती? यस सर। तो ये साइन हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और ये साइन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में करना कुछ नहीं है, केवल 1/, कर देना। साइन तो सेम रहेगा लेकिन इसको 1/, कर देना। तो डेंसिटी जो होती है सॉलिड की सेम होती है। इसके बाद कोई क्लास है? नो सर। Yes, sir. सॉरी सर, कोडिंग पिंकी हमारी सेकंड बैच सर, वाले की है। सर 7:30 बजे से है। 7:30 तक चल सकती है? 7:30 बजे से है। 7:30 तक पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है? 7:15 से है सर। 7:15 से 7:50 से चलो फिर कल दिन में वेट कल दिन में बात करते हैं प्लाज्मा, और जितना आज का जो क्वेश्चन होगा ये भी डिस्कस कर लेंगे कल दिन में। और उसके साथ साथ आज वैसे कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड के बारे में बताया हमने, थोड़ा बहुत चीजें बताई हैं। बस हमने ये चीज बताना चाहा कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर से कोई आपसे पूछे तो ये नहीं, सॉलिड तो सब जानते हैं, एक्स्ट्रा बताने का मीनिंग यही है कि सॉलिड के बारे में तो सब जानते हैं, क्लास 6 का बच्चा भी जानता है कि सॉलिड की क्या क्वालिटी होती है। उसमें मास होता है, शेप होता है, और जो होता है उसका वो सब सिमिलर रहता है, मास शेप सिमिलर रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा जानना है 9th क्लास में आके, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो आप प्लीज ध्यान उन चीजों पे दिया करो जो चीजें एक्स्ट्रा हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप फैशन में रहो कि मेरे को सॉलिड के बारे में पता है तो इट्स एवरीथिंग मैं सब जानता हूँ। एक्स्ट्रा बताने का मीनिंग यही है कि आप 9th क्लास में हो, आपको उस स्टैंडर्ड में पढ़ना है। अब फॉर्मूला में बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्लास 6 में नहीं बताया जाता है, ये आपको बताया जाता है। तो आपको क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ना कि मैं पूछूंगा कि शेप सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, मास सेम होता है। बेटा वो क्वेश्चन क्लास 6 का है, समझ रहे हो ना? सर बाय बाय। सर आपकी क्लास में पता नहीं Okay, कितनी sir, जल्दी bye, टाइम sir. चला जाता है, और Thank you, sir. बहुत देर तक। सर बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर कैन वी लीव? थैंक यू सर। थैंक यू सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन। प्लीज स्क्रॉल डाउन। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर।